सगी मां ने किया अपनी 17 साला बेटी का मुबैना तौर पर कत्ल। मैं इससे पूछूं कि कैसी तुम माँ हो जो अपनी बच्ची के जनाजे पे नहीं आई, कुलों पे नहीं आई, तुमसे बदनसीब माँ कौन हो सकती है? ये जब भाग गई है, कोई बच्ची का भी 40वां नहीं हुआ था, 21 दिन हुए थे, तो मेरे बेटे के पास इसकी कॉल आती है कि जी ये लोग मुझे नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं, इन्होंने मुझे नशे की दवाइयाँ दे दे के मेरी बेटी की फौजगी पे नहीं आने दिया, मुझे बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया, आप अगर मुझे लेने नहीं आते हो तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो गलत काम खुद भी करती थी और करवाना भी चाहती थी। वो सरेआम धमकी देते हैं हमारे भाई को कि हम मार देंगे। यहाँ तक कि भाई जब पेशी पर भी जाते थे तरीक पर, तो जब वो बाहर आते थे तो कि तीनों बहनें मिलकर सदा खास तौर पे भाई को गालियाँ निकालती थी, तो भाई अकेले जाते थे क्योंकि कोई हमारे पास साथ है ही नहीं। इस वक्त जी हम मौजूद हैं जी एक 16-17 साल की बेटी जिसे मुबैना तौर पर बकौल उसकी जो बेटी के बच्ची के वालिद हैं, उनकी दादी हैं, उनका ये कहना है कि उसको कत्ल किया है उसकी सगी माँ ने। उनसे हम बात करते हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या मामला सामने आए हैं, इनको क्यों लगता है कि उस बच्ची की जो मौत है वो उसकी माँ की वजह से हुई है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जी, आपकी पोती के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। बताइएगा कि मामला है क्या सारा? मामला यही था कि वो जो मेरा बेटा है ना, उसकी लव मैरिज थी। उस 17 साल उसकी शादी रही है, लेकिन उसमें मतलब लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं। उसकी जो मेरी बहू की पीछे फैमिली थी ना, वो सही नहीं है, मतलब उनके वो किरदार सही नहीं है। तो वो जो मेरी पोती फोत हुई है ना, उसको भी वो अपने ही रास्ते पे लाना चाहते थे कि ये हमारे रास्ते में लग जाए, और उसके लिए उन्होंने एक पुड़िया दी थी। मेरे बेटे के अक्सर पेट में तकलीफ़ रहती थी, तो उन्होंने पुड़िया दी थी कि भाई तुम ये ना अपने शोहर को दे देना पुड़िया, तो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो वो तकलीफ़ जो थी ना, वो मेरी पोती के पेट में हुई है, तो वो माँ ने उठा के ना पुड़िया उसको दे दी है, और दी इसकी बहनों ने पुड़िया थी इसको। बाद में ये माँ से पुड़िया दे के ये भाग गई हैं। ना ये माँ जनाजे पे आई है, ना इसने मुँह देखा है, ना हॉस्पिटल गई हैं। इनका कोई पता नहीं कि ये कहाँ निकली हैं और कहाँ नहीं निकली हैं। उसके बाद ये हमारे घर से निकल के थाने गई है, हमारे खिलाफ़ दरख्वास्त दे दी है कि जी इन्होंने जहर दिया है। SHO साहब ने सुबह दूसरे दिन 9 बजे बुलाया, हम लोग सब इकट्ठे होके गए हैं, ये लोग नहीं आई हैं। उसके बाद ये केस चलता रहा, क्योंकि वो हैं अमीर, हम गरीब, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं बिल्कुल भी। हमारी तो एक टाइम रोटी पूरी हो जाए तो वो बहुत है। उसके बाद ये जब भाग गई है, कोई बच्ची का भी 40वां नहीं हुआ था, 21 दिन हुए थे, तो मेरे बेटे के पास इसकी कॉल आती है कि जी ये लोग मुझे नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं, इन्होंने मुझे नशे की दवाइयाँ दे दे के मेरी बेटी की फौजगी पे नहीं आने दिया, मुझे बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया, आप अगर मुझे लेने नहीं आते हो तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। कौन कहता है ये? सायरा, जो मेरी बहू है। अच्छा। जिसकी ये बेटी लाइफा थी। उसने आपसे रब्ता किया? मेरे से नहीं, मेरे बेटे से। अच्छा जी। फिर ये किया है, तो जाके इसने उसको साथ लिया, कहने लगी जी वो जो पुड़िया थी ना, वो मेरी बहनों ने दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, पुड़िया में जहर था कि क्या था, मुझे समझ नहीं आई, वो तुम्हारे लिए दी थी, मैंने जो है ना उसकी अपनी बेटी को दे दी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 17 साला लड़की मुबैना तौर पर जिसका कत्ल हुआ है, उस हवाले से हम बात करते हैं उस लाइबा जो लड़की उसके उनके वालिद से कि क्या मामला है, क्योंकि इनके पास कुछ बयान हल्फी भी हैं, कुछ और शवाहिद भी हैं कि इनके बकौल इनके कि इनकी बेगम के हाथों ही इनकी बेटी की मौत हुई है। क्या मामला आता है, क्या चीज़ें केस में क्या पेशरफ्त हुई है, ये उनसे हम जानेंगे। बताइएगा क्या मामला था जी। अब पहले आप का बयान एक सामने आता है जिसमें आपने बताया जी कि आपकी बकौल आपकी बीवी ने ही आपकी बेटी को कत्ल किया है, और आपने ही बताया था जी कि जिसमें आपकी बेटी से गलत काम करवाने की कोशिश करी थी बकौल आपकी बीवी, और इस वजह से उनकी लड़ाई रहती, तो इस वजह से उसने मार दिया जी, आपने बताया था। अब बताएं कि क्या मामला आता है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या हक़ाइक़ मुझे सामने आए हैं, अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? आपका केस जो है उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें सामने आई हैं या अभी तक आप लोग वैसे ही चक्कर काट रहे हैं?
जी बिल्कुल रह गई इन्वेस्टिगेशन की बात। अभी तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई। मैंने तफ्तीश चेंज कराने की अपील की थी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब को कि सर ये औरत जो मेरी बीवी है सर, उसके कुछ अरसे बाद मुझे कॉल आती है कि आप मेरे से मिलें। मैं इनसे मिलने जाता हूँ, इन्होंने कहा मैं खुदकुशी करने लगी हूँ वरना आपने ना मिले तो। मैं उनके पास जाता हूँ, उन्होंने मुझे हक़ाइक़ बताती है तो मैंने उनको जो है जज साहब के पास लेके जाता हूँ बयान हल्फी के तौर पे। उन्होंने मुझे बाय रिटन ये बयान लिख के दिया। उसके ये बयान हल्फी जज साहब के सामने हुआ है? हाँ जी, जज साहब के सामने उन्होंने बाय हैंड भी दिया है अपनी टैरम पे अपने वकील के थ्रू। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने सर नायब कोर्ट के हाथ ये आईओ साहब के पास भेजते हैं। आईओ साहब के पास जा इसमें बयान हल्फी में क्या कहा? इसमें ये लिखा गया है कि जी ये जो पॉइजन है ये मैंने ही दिया है, लेकिन ये आयत आपके लिए था, ये मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने दिया था जिससे मेरी बच्ची की डेथ होती है। बाकायदा इसका मीडिया रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। जब ये औरत आई है उस वक्त मैंने मीडिया को बुला के सारे इसके बयानात जो हैं वो दर्ज करवाए हैं। वो मेरे पास फोटेजेस मौजूद हैं, स्टाम्प मौजूद है। आईओ साहब की ज़िम्नी में इसका नेचुरल स्टाम्प लगा हुआ है क्योंकि वो नैब कोर्ट के ज़रिए आया है। उन्होंने आईओ साहब ने बयान लिया है, उन्होंने लिखा है उसको। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लग गई आग घर के चिराग से। सबसे पहले इस तशवीशनाक, अलमनाक और करबनाक वाक़ये की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सगी माँ ने अपनी सगी बेटी को जिसकी उम्र 17 साल थी उसे जहर की पुड़िया दे के बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके बाद मौका वारदात से फरार हो गई। कई दिन तक नजर न आई। इसके हावन की जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के अंदर उसने बड़ी कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत कर दी कि मेरी जो बीवी है वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी। फिर उसके बाद इसकी हावन की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई उसमें ये कहा गया कि ये अपनी बेटी को भी गलत रास्ते पर रागिब करना चाहती थी और कॉन्सिक्वेंटली जब उसने रेजिस्ट किया कि मैं इस रास्ते पे नहीं चलना चाहती तो उसने जहर की पुड़िया दे के अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जो इसका आप इसकी जो पसे पर्दा हक़ाइक़ देखें या स्टोरी देखें तो उसमें ये जो मकतूला है इसका जो हावंद है इसके साथ इसकी लव मैरिज हुई है और जो इसने बयान हल्फी भी दिया है उसके अंदर भी उसने ये चीज़ बताई कि जब मेरी लव मैरिज हुई उसके बाद 18 साल मैंने इस हस्बैंड के साथ गुजारे और मेरे जो पीछे बहन भाई थे मेरे रिश्ते से नाला थे, नाराज़ थे और वो मुझको नहीं बुलाते थे और इसी वजह से उन्होंने ये साजिश की कि एक जहर की पुड़िया मुझे इसलिए दी कि तुम्हारे हस्बैंड के पेट के अंदर जो दर्द है तुम ये हकीम की दवाई अगर उसे दोगी तो वो इससे सेहतयाब होगा। और इस खतून की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई इसने ये कहा कि मैंने जब मेरी बेटी के पेट में वो दर्द हुआ तो मैंने वो पुड़िया उसको दी और वो जो पेट दर्द की दवा नहीं थी बल्कि वो जहर था जिससे मेरी बच्ची की हलाकत हुई। तो ये सारी स्टोरी जो थी इस खतून की तरफ से एफिडेविट के अंदर एक्सप्लेन की गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो पुलिस की अगर मुकम्मल तौर पे तफ्तीश देखें और इब्तदाई इस केस के अंदर जो फैक्ट्स देखें तो ये चीज़ें बज़ाहिर नज़र आते हैं कि ये जो इसकी हस्बैंड की भी स्टेटमेंट है कि अपनी बेटी को गलत रास्ते पर रागिब करना चाहती थी। फिर उसके बाद इसको समझाया भी गया और जब बच्ची ने रजिस्ट किया तो फिर इसने इसे जहर दे के मार दिया और यही तक चीज़ जो है वो नहीं रुकी गई। अगर ये मकतूला नहीं थी तो फिर क्यों वो अपनी बेटी की तदफीन में शामिल ना हो सकी, क्यों उसकी आखिरी रसूमात में शामिल ना हो सकी, क्यों इसने अपने आप को छुपाए रखा। और जब हालात जो है वो थोड़े से रिलैक्स हुए तो ये फिर मंजर आम पे आई और फिर इसने आकर कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया बल्कि मेरे बहन भाइयों ने ये दवाई जो थी मुझे दी थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 17 साल लाइबा की फुप्पो। उनसे हम बात करते हैं सारा क्या मामला है। अब तक लाइबा की जो वालदा है बकौल इनके और इनके जो भाई हैं और इनकी जो वालदा उनके कि उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया, उसने बता भी दिया, बयान हल्फी भी करवा लिया। लेकिन क्या वजह है कि अब तक वो कानून की गिरफ्त से बाहर है और मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो सामने आई हैं इनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा कि ये सारा मामला किस हद तक पहुँचा है, क्या मामला है?
हमने तो सारे सबूत भी दिए थे, यहाँ तक कि जब भाभी आई हैं उन्होंने यही जाके यही बयान दिए कि उनकी बहनों ने बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म किया, उन्हें नींद की गोलियाँ देती रही हैं, उन्हें कमरे में बंद रखा, उन्होंने बच्चे की जनाजे पे भी नहीं आने दिया। ये सारे बयान उन्होंने जज के सामने दिए। इसके बाद हम जब थाने भी जाते रहे हैं, भाई हर जगह जाते रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनी गई। हमारे मोहल्ले वाले भी गवाह थे इस चीज़ के। जब हम उन्हें कहते थे कि हमारे भी गवाह, हमारे मोहल्ले वाले गवाह हैं, लेकिन वो उनका बयान भी नहीं लेते थाने में। ना वो कहते हैं कि उन्हें बुलाएं, हम उनके भी बयान करें। उन्होंने जो कहना है झूठ सच उन्होंने कहना है, यही सच है। अब भाई इतने परेशान हो गए हैं, आपको पता है वो एक ही भाई हैं, ना घर में वाली साहब हैं, ना उसके अलावा कोई और भाई हैं। वो इतने परेशान हैं कि उनका कोई ऐसा दिन नहीं है जो रो के ना गुजरता हो। उनको दिल की तकलीफ़ भी हो गई है। इन्हीं ज़ाहिर बेटी चली गई, 4 बच्चे ले गए, वो घर हमारा बर्बाद हो गया। हम इधर से उधर भाग रहे हैं कि हमने जो आज के आप देख रहे हैं सारा सामान वगैरह हमारा इस तरह उनसे ही हम भाग रहे हैं। वो सरेआम धमकी देते हैं हमारे भाई को कि हम मार देंगे। यहाँ तक कि भाई जब पेशी पर भी जाते थे तरीक पर, तो जब वो बाहर आते थे तो कि तीनों बहनें मिलकर सदा खास तौर पे भाई को गालियाँ निकालती थी वहाँ कचहरी के बाहर खड़ी होके। तो भाई अकेले जाते थे क्योंकि कोई हमारे पास साथ है ही नहीं। अच्छा, बयानी हल्फी क्या दिया उन्होंने यही दिया था कि जी मेरी बहनों ने मुझे ये बहनों और भाइयों ने ये दी थी कि अपने शोहर को दे देना, उनके पेट में भाई के अक्सर मेरे गैस का मसला रहता था, तो इसको खिला देना। उन्होंने कहा लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरी बहनों को पता था। जब वो बेटी की तबीयत ख़राब हुई है तो मैंने बेटी को दे दी, लेकिन वो भेजी नासिर भाई के लिए थी। आपको ये नहीं लगता कि ये बयान जो है ये प्लांटेड बयान है, किसी लग रहा है? उन्होंने तो जज के सामने थाने जाके सब कुछ ये उन्होंने खुद कहा है, ठीक है। और इतना कोई भी नहीं मजबूर कर सकता कि कोई इस तरह के कहीं जाके बयान मजबूरी पे दे। ऐसी मजबूरी तो कोई भी नहीं होती ना। उनको पता था कि सच है या क्या है कि वो बेहतर जानती हैं, लेकिन उन्होंने जज के सामने भी यही बयान दिए हैं, हर जगह यही बयान दिए हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। मेरे भाई को बल्कि धमकियाँ दे की जाती हैं। सगी मां ने किया अपनी 17 साला बेटी का मुबैना तौर पर कत्ल। मैं इससे पूछूं कि कैसी तुम माँ हो जो अपनी बच्ची के जनाजे पे नहीं आई, कुलों पे नहीं आई, तुमसे बदनसीब माँ कौन हो सकती है? ये जब भाग गई है, कोई बच्ची का भी 40वां नहीं हुआ था, 21 दिन हुए थे, तो मेरे बेटे के पास इसकी कॉल आती है कि जी ये लोग मुझे नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं, इन्होंने मुझे नशे की दवाइयाँ दे के मेरी बेटी की फौदगी पे नहीं आने दिया, मुझे बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया। आप अगर मुझे लेने नहीं आते हो तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो गलत काम खुद भी करती थी और करवाना भी चाहती थी। वो सरेआम धमकी देते हैं हमारे भाई को कि हम मार देंगे। यहाँ तक कि भाई जब पेशी पर भी जाते थे तरीक पर, तो जब वो बाहर आते थे तो कि तीनों बहनें मिलकर सदा खास तौर पे भाई को गालियाँ निकालती थी। तो भाई अकेले जाते थे क्योंकि कोई हमारे पास साथ है ही नहीं। ये बयान देने के बाद फिर ये कहाँ गई? बयान देने के बाद सर जी ये मुझे कमरे में बंद करके, नहीं आपके साथ हमें पता चला है कि वो काफ़ी दिन रहती भी रही हैं। नहीं सर, मेरे साथ ये तकरीबन कोई 6-7 दिन ज़रूर रहे हैं, मेरे साथ रही है। तो अगर अवामी तौर पे बात की जाए तो अगर ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी की ये कातिला है तो फिर आपको उस पर तरस क्यों आ गया? नहीं सर, मुझे उसकी बात क्यों सुनी? मुझे तरस नहीं आया। जब मैंने ये बयान ले लिए, इनको आईओ साहब के पास पेश हो गए। इससे पहले उसने आपको खुदकुशी का कह के बुलाया? जी, खुदकुशी का कह के बुलाया है। मेरे पास उस चीज़ की वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग जिस पे इसने मुझसे बात की है वो भी मेरे पास मौजूद है। मीडिया पे भी आके उसने कहा है। मैं सिर्फ इस वजह से गया था कि मैं इससे पूछूं कि कैसी तुम माँ हो जो अपनी बच्ची के जनाजे पे नहीं आई, कुलों पे नहीं आई, तुमसे बदनसीब माँ कौन हो सकती है? तो मैं जब गया हूँ, इनके नशे में थी, जिस तरह नशा किया होता है नींद की गोलियों का, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये हुआ। मैंने वकील साहब के पास लेके गया, हर जगह गया। आप कहते हैं 10 दिन मैंने क्यों रखा इसको? सर, एक औरत इतराफ़ जुर्म आईओ साहब के सामने करती है। आईओ के सामने वो जाके, मैं भी बैठा हूँ, मुलजिम पार्टी बैठी, इनकी सिस्टर्स बैठी हैं, वहाँ पे उसने इतराफ़ जुर्म किया है। उसकी बहनों ने इसको गालियाँ निकाली कि नहीं जी ये ऐसी है, ये गंदी है, ये फ़लाँ है। ये आपस में लड़ते रहे हैं। आईओ साहब आगे से उठ के क्या कहते हैं, ठीक है बीबी को ले जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको बुला लेंगे। अब तब तक वो बेल पे थी? तब तक वो अटैरमों पे चाह रही थी। जनाब, जब उसकी बहनें उसको नहीं लेके जा रही,
एक वो औरत को मैं थाने भी नहीं छोड़ सकता, जब थाने वाले रख नहीं रहे, अरेस्ट करते समझ जाती, वो कहते इसको ले जाएं जी यहाँ से, वो बाहर आके रो पिट रही है। मुझे फिर तरस आता है कि यार शायद कोई खुदा खौफी है इस औरत में, कुछ ना कुछ है। आपको क्या लगा कि उसे आपकी बीवी ने कत्ल नहीं किया? नहीं सर, देखें इतनी नादान वो भी नहीं है। फिर आप क्यों इतने नादान बन गए? आप उसको क्यों? जी मैं इसलिए नादान बना कि मेरी एक बेटी है बेबो, जो तकरीबन 50% डैमेज है, वो जल गई थी। ये आज से कोई 5 साल पहले का वो हुआ, आपको बता रहा हूँ। 50% जल गई थी, उस वक्त भी मैं घर में मौजूद नहीं था। उसको इतनी की टेंस थी, वो बुखार में थी कि मुझे कहा गया कि चल गया बच्चे से भी मिल लेगी। मैं इसको घर ले आया। वो पुड़िया दी थी आपके बेटे को मारने के लिए? हाँ जी, बेटे के मेरे अक्सर पेट में तकलीफ़ रहती थी, तो इसने अपनी बहनों को कहा कि मेरे मियाँ के पेट में तकलीफ़ रहती है, तो तुम हकीम वगैरह की तरफ जाती हो तो कोई दवाई ला देना। तो वो पुड़िया ना उन्होंने ला के दी कि अपने शोहर को दे देना। तो वो पुड़िया ना वो कहती है जी उसका पुड़िया में क्या था, आपको क्या लगता है? उस पुड़िया में जहर था। वो जहर अपने शोहर को देना चाहती थी? जी वो देना चाहिए नहीं थे, लेकिन जो उसकी बहनों ने भेजा था ना, वो मेरे बेटे के लिए ही भेजा था। अच्छा। तो वो मेरे बेटे ने तो खाया नहीं, तो वो उसने अपनी बेटी को खिला दिया, जिससे वो खाते ही उसकी हालत सीरियस हो गई। बेटी को उसने इरादतन खिलाया था कि वैसे खिला दिया था? ये तो देखे ना, उसने दिया है, उसको पता था या नहीं पता था, हम नहीं जानते कि उसे पता था या नहीं पता था। ये उसका ही बकौल कहना है कि जी ये मेरे मियाँ के लिए दी गई थी चीज़, क्योंकि मेरे बेटे के खिलाफ ना वो बहुत उसकी सालियाँ वगैरह बहुत कुछ हुई, तो वो अक्सर कहती तो थी। आपको क्या लगता है कि आपकी जो बहू थी, आपकी पोती को उससे गलत काम करवाती थी? वो गलत काम खुद भी करती थी और करवाना भी चाहती थी। उसके बाद जब मेरा बेटा उसको बयान वगैरह दिलवाए अदालत में भी, आपकी पोती और आपका बेटा आपके साथ ही रहते थे? नहीं, मेरी बड़ी पोती की शादी थी, तो ये 8 दिन पहले शादी पर आए हुए थे। ठीक है। इनका घर अलहदा थे, ये हमेशा से अलहदा ही रहा। आपका बेटा और आपकी बहू और बच्ची उसकी अलहदा रहते थे? हाँ जी, बच्चे अलहदा रहते थे उसके। अच्छा। शादी पर इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था माँ बेटी में? लाइबा की और लाइबा की वालदा में कोई लड़ाई हुई थी आपस में? हाँ जी, इनकी अक्सर रहती थी। किस बात पे लड़ाई? वो बस ये नहीं हमें समझ आती थी, लेकिन वो जो हमारी बच्ची थी ना, उसका हर वक्त यानी कि चेहरा ऐसे रहता था जैसे वो किसी से बात नहीं करती थी और गुमसुम रहती थी। बस उसको अगर बुला लो तो ठीक है, नहीं बुला लो तो नहीं ठीक है। वो समझ नहीं आती थी कि कौन सी सोचों में गुम रहती थी। उसके बाद फिर जब वो दोबारा आई है, जज को उसने बयान दिए हैं, हर चीज़ को उसने बयान दिए हैं कि भाई मेरी बहनों ने पुड़िया दी थी और मैंने अपने हाथों से पुड़िया वो बच्ची को दी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। मुझे नहीं पता था कि उसमें जहर है। उसके बाद वो आई है, मेरे बेटे के पास रहती रही है, फिर तकरीबन 1 महीना वो रही है मेरे बेटे के पास। उसके बाद रात को शहरी के, ये 22वें रोज़े की बात है, 20वें 22वें रोज़े की बात, शहरी के टाइम वो बच्चों को लेकर फरार हो गई और मेरी बड़ी पोती जिसकी शादी हुई थी उसको भी वो लेकर चली गई। और यहाँ पर हमारे मोहल्ले में जाम रह कर आए, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, उसको भी वो लेकर गई। मेरी पोती भी उसके साथ भाग गई और वो लड़का भी उनके साथ भागा। आपके जो भाई हैं उन्होंने भी और आपकी वालदा ने भी बता दिया कि आपकी भाभी के किरदार के हवाले से बता रहे थे जी कि वो बच्चियों को शायद गलत राह पर लेके जाना चाह रही हैं। हाँ जी, वो इसी तरह की थी। बल्कि भाई इसलिए कहते थे कि ना उधर मिला करो, ज़्यादा ना जाया करो बहनों की तरफ, घर में बच्चियों को लेके रहा करो। उन्हें बुरा लगती थी ये बातें। इन बातों का देखें, घर में बाप है, उसने ही समझाना है। इन बातों का वो गलत मतलब लेके इनके चलती थी कि ये अब ये बात कर दिया। कहती हैं ना भाई ने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अभी भी के बच्चे पढ़ रहे थे, उनको ट्यूशन से भगा के लेके गई हैं। कुरान पाक कहते हैं भाई क्यों, ये मर्द का काम नहीं औरत का काम है। अगर भाई ने नहीं पढ़ाया, तुम घर में बैठ के कुरान पाक तो बच्चियों को पढ़ा सकती हो ना, ये तो माँ का फ़र्ज़ है। सारे इल्ज़ाम भाई पे। तो ये हमारी बच्ची का वो भी घर बर्बाद हो गया, ससुराल भी। हम उनको भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। अभी हमारी बच्ची की शादी को महीना भी नहीं हुआ, तो वहाँ से भी घर बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुड़ के हमारे साथ वो आए हैं, कुछ की खबरें देख रहे हैं, उधर भी हमारे ऐसी लड़ाई झगड़े जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहना है? जलील तो हम हो रहे हैं ना। एक माह भी नहीं हुआ बच्ची की शादी को, वहाँ से भी घर बर्बाद हो गया। हमारे घर से 2-2 बच्चियाँ चली गई हैं, ये 4 बच्चे वो ले गई हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई ने किया होता मुझे बताएं, वो पोस्टमार्टम क्यों करवाते?
उस टाइम हम सब ने मना किया कि भाई ना करवाओ बच्ची है, ना करवाएं। भाई ने कहा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए, मैंने पोस्टमार्टम करवाना है। मेरे भाई ने खुद करवाया, डेड बॉडी मेरे भाई ने ली, कफन दफन सब कुछ हम लोगों ने किया। हर चीज़ पे कब्र वगैरह हमने बनवाई, ना उनके मामू ना उनकी खाला, ख़ास तौर पे माँ मौजूद नहीं थी। ये पूरा हमारा मोहल्ला गवाह है। आप हॉस्पिटल में भी माँ नहीं थी। डेड बॉडी हमने ली, कफन दफन हमने किया, सारा कुछ हम लोगों ने किया, हमारा मोहल्ला गवाह है। अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया था तो कि उस टाइम क्यों नहीं मौजूद थे। देखिए, जहाँ तक इस केस के अंदर सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है और हमारी सोशल ट्रेडिशंस और टीचिंग का ताल्लुक है, तो बचपन से हमें ये चीज़ सिखाई गई, पढ़ाई गई, बताई गई कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और अगर जब हम इसकी रीजनिंग देखते हैं, इसके लॉजिक्स देखते हैं कि क्यों कर जन्नत माँ के कदमों तले रखी गई, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा जो तकालीफ, मसाइब और मुश्किलें जो हस्ती अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करती है, वो माँ की हस्ती है, जिसके किरदार में क़यादत है, जिसके किरदार में सहावत है, और जो बच्चों के लिए अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान कर देती है, जो हज़ारों आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ के साए में अपने बच्चों को रुखसत करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कैसी माँ थी, ये माँ नहीं बल्कि डाइन थी, जिसने अपनी ही बच्ची को जहर की पुड़िया दे के कत्ल कर दिया। हमने तो हमेशा माँ का ये किरदार देखा है जो हमारे माशरे में नज़र आता है कि माएँ जो है वो अलिफ से अल्लाह पढ़ना सिखाती हैं, माएँ बुराई से रोकती हैं, माएँ तरबियत करती हैं, माएँ जो है वो दलिए का गरम चम्मच पहले अपने मुंह में रखती हैं, अपनी ज़ुबान जलाती हैं, फिर ठंडा होने पे अपने बच्चों को देती हैं। माएँ जो है वो जून जुलाई की गर्म दोपहरों में और सर्दियों की ठठराती शामों में बच्चों की तरबियत के लिए, उनको उनकी मेडिकेशन के लिए, उनके हराजात बर्दाश्त करने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए अमीरों के जूठे बर्तन भी मांजती हैं, ताकि अपनी बच्चों की तरबियत में उनको सहूलियत फराहम करने में किसी किस्म की जो है वो कमी ना आए। लेकिन ये माँ नहीं बल्कि डाइन थी जो मुबैना तौर पे अपने बच्चे को निगल गई, अपनी बच्ची को इसने जहर की पुड़िया दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा जो प्रोस्पेक्टिव, ऐसा जो इक्का दुक्का एलिमेंट हमारी सोसाइटी में मौजूद है, हमें इन लोगों को हमारे कानून के अंदर जो करार वाक़या सज़ाएँ हैं वो दिलवाने की ज़रूरत है। और ये खातून का जो क्रिमिनल एक्ट था यहीं तक ना रुका, बल्कि जब थोड़े से मामलात रिलैक्स होते हैं इस केस के अंदर और खामिन जो है इसकी बात सुनता है, उसके बाद ये क्या करती है कि उसी के घर में आती है दोबारा और दूसरी बच्ची में ले जाती है और खामिन की भतीजी को भी अपने साथ ले जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों को भी बाजियाब करवाया जाए ताकि हम आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह की दरिंदगी, हैवानियत और शैतानियत न देखें। सगी मां ने किया अपनी 17 साला बेटी का मुबैना तौर पर कत्ल। मैं इससे पूछूं कि कैसी तुम माँ हो जो अपनी बच्ची के जनाजे पे नहीं आई, कुलों पे नहीं आई, तुमसे बदनसीब माँ कौन हो सकती है। ये जब भाग गई है, कोई बच्ची का भी 40वां नहीं हुआ था, 21 दिन हुए थे, तो मेरे बेटे के पास इसकी कॉल आती है कि जी ये लोग मुझे नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं, इन्होंने मुझे नशे की दवाइयाँ दे दे के मेरी बेटी की फौदगी पे नहीं आने दिया, मुझे बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया, आप अगर मुझे लेने नहीं आते हो तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो गलत काम खुद भी करती थी और करवाना भी चाहती थी। वो सरेआम धमकी देते हैं हमारे भाई को कि हम मार देंगे। यहाँ तक कि भाई जब पेशी पर भी जाते थे तरीक पर, तो जब वो बाहर आते थे तो कि तीनों बहनें मिलकर सदा खास तौर पे भाई को गालियाँ निकालती थी। तो भाई अकेले जाते थे क्योंकि कोई हमारे पास साथ है ही नहीं। अभी आपकी जो बेटी लाइबा है उसके कत्ल के हवाले से क्या पेशरफ्त आप चाहते हैं, क्या हुई है? सिर्फ मैं अब वो किधर हैं? वो आपके पास रही हैं, आप किधर हैं आपकी बीवी? अब वो सर मुझे कमरे में बंद करके मैं सोया हुआ था, मेरे बाकी सारे बच्चे भी ले गए हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन चेंज कराने के लिए जाता हूँ। कासिम शाह साहब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होगी। आपकी दूसरे बच्ची बेटी जिसने पहले भी एक दफ़ा बयान दिया था
वो भी साथ चलेगी अपनी माँ सर के? सारों को वो ज़बरदस्ती साथ ले ज़बरदस्ती गए किस तरह चले गए सारे? सर मुझे कमरे में बंद करके बाहर से लॉक करके भगा के ले गए। यकीन करें कि ईद तो उसमें उसमें इसमें अब हम तो ये गुजारिश करेंगे, हम तो आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं, हम तो ये कहेंगे जी इस केस की हमारी गुजारिश है जी एसएसपी साहब से, इमरान किशोर साहब से और आला अफसरान जो बड़े अफसरान ने डीआईजी साहब से भी कि ये इस केस की तफ्तीश की जाए, मामला सामने आए। लेकिन एक सवाल अवामी ये भी बनता है जी कि आपने फिर ट्रस्ट क्यों किया? अगर आपको शक था कि आपकी बेटी को उसने मारा है तो फिर आपने उन पर यकीन क्यों कर लिया? अब आप यही बता रहे हैं कि आपकी दूसरे बच्चों को भी लेगी और आपकी एक और जो भतीजी थी उसको भी साथ लेगी? भतीजी को भी वो मेरी साथ ले गई हैं। मुझे साहब कहते हैं कि बात सुने आप, ये आपकी जो बेगम है ना इसको आपने रखना अपने पास ही है, क्योंकि वो जो है इसकी बहनें नहीं लेके जाएंगी। मुझे सालियाँ कहती हैं हमने 10 लाख रुपए लगाए हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब ये बताइए कि अगर आप सजा ही दिलवाना चाहते थे तो फिर आपने उन पर यकीन करके उनको घर रख लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया बकौल आपके? सर उन्होंने उसके बाद मुझे कमरे में सोते हुए को बंद किया है। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मेरे बच्चों को लेके फ़रार हो गई हैं। मैंने 15 पे भी कॉल की भी है, हर जगह आपने एफआईआर करवाई अब इस चीज़ की? नहीं सर, मैंने एप्लीकेशन दी थी मुझे और सबसे बड़ी बात, मैंने जब 15 पे कॉल की है तो उसके 5 मिनट बाद मुझे की कॉल आती है कि हाँ ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कासिम साहब। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब चाहते क्या? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सर कि देखें मेरी बेटी की इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए, इसकी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आए, मैं हूँ कोई भी है गुनहगार उसको सिर्फ कैफे किरदार तक पहुँचा जाए। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मैं दर दर भटक रहा हूँ कि मुझे कासिम शाह साहब कहते हैं कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन कभी चेंज नहीं हो सकती है, मेरा कानूनी हक है, मैं राइट पे हूँ। देखिए जहाँ तक इस केस के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है, मस्ट से वन थिंग कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, वो प्रोसिक्यूशन पे, वो इन्वेस्टिगेशन पे, इंटेरोगेशन पे और क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, अगर ये मुस्तनद होंगी, अगर ये अथेंटिक होंगी, अगर इनका क्राइटेरिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एविडेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, तो अल्टीमेटली जिन लोगों पे भी इल्ज़ाम लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया, उन पे एलिगेशन साबित किया जा सकता है। और जब ये चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ में साबित की जाती हैं तो फिर कोर्ट उन तमाम एविडेंसेस को सामने रखते हुए मुल्जिमान को जो कानून के अंदर करार वाक़या सज़ाएँ हैं वो देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की तरफ से अगर तफ्तीश के अंदर, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के अंदर झोल रख दिए जाएँ, लूप होल्स छोड़ दिए जाएँ, तो इसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो अक्यूज पर्सन को जाता है। चूँकि इस केस के अंदर जो तफ्तीशी ऑफिसर था, जिस तरीके से उसने इसकी तफ्तीश की, फिर उसके बाद यहाँ तक ये एक परसेप्शन और जम्पशन भी प्रवोक करने की कोशिश की गई कि ये जो खातून थी जिसके ऊपर जो मकतूला है, इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने अपनी बेटी का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है, इसे जहर की पुड़िया देके, तो अगर इस तरीके से ही तफ्तीश करता रहा और इसमें रिलैक्सेशन देता रहा और तफ्तीश के अंदर इसी तरह नक्श छोड़ता रहा, तो अल्टीमेटली कल कला ये केस जो है ये कन्विक्शन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये केस जो है वो एक्विटल की तरफ जाएगा। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो तफ्तीशी हजरात हैं, ये रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, ये रियासत के एहलकार हैं और इनका काम यह है कि इज़्ज़त आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना। और जहाँ पे ये देखे कि कोई किसी का नाहक कत्ल करता है, चाहे वो किसी का भाई हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, अगर किसी जगह पे कोई शख्स किसी का भी नाहक कत्ल करता है तो इनका काम है कि क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन करें, जो इनकी इंटेरोगेशन है वो ऑथेंटिक हो, जो एविडेंस का मेयार है वो बड़ा ज़बरदस्त हो, जो हमारे अपेक्स कोड का एक क्राइटेरिया उसके मुताबिक हो। और अगर ये इस तरह नहीं करते तो कल कला ये जो केस है ये कन्विक्शन की बजाय एक्विटल की तरफ जाएगा और जो मुल्जिमा है वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर तफ्तीशी को बड़ी विजिलेंटली और एक्टिवली इन तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। और जो जहर दिया गया और जो इस मुल्जिमा ने एफिडेविट सबमिट करवाया और अपने भाई को, 2 बहनों को इसके अंदर नॉमिनेट किया, तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों का जायज़ा लेना भी ये भी तफ्तीशी की जिम्मेदारी है।
क्या चाहते हैं सारे केस के मैं तो हवाले कहती हूँ कि से? एक तो मेरे भाई को जान का भी खतरा है, ठीक है, हम सबको भी खतरा है। वो जाहिर है उन्होंने वो अपने मुंह से कहती हैं हम इतने पैसे लगाते, पैसे ना भी लगाए, साफ नज़र आ रहा है हमें क्यों नहीं इंसाफ मिला। इसलिए कि हम इस काबिल शायद नहीं है इतने कि हम ज़्यादा पैसा लगा सकें, वो इस काबिल हैं, तो इसलिए हमें अब तक इंसाफ नहीं मिला। हमारी जान को अलग ख़तरा है, मेरे भाई को अलग ख़तरा है। अगर आज उसको कुछ हो जाता है हमारे सर पे और कोई भी नहीं है उस भाई के अलावा। इंसाफ भी नहीं मिला। मुझे ये बता दें, मेरी भतीजी को ये सदफ या सहरा भाभी इनको साथ ले जाने का या उसे अपने घर में रखने का कोई रीज़न है? नहीं तो वो बच्चे अपनी मर्जी से गए हैं उसके साथ। जब वो इधर आई थी, वो जब गई हैं उसने जब बयान तो दिया, आपको ये नहीं लगता कि आपके भाई को जी उनको दोबारा रखना नहीं चाहिए था अपने साथ? हाँ जी, ये है बात। लेकिन उस टाइम जिस तरह उसने बयान दिए और जो उसकी हालत वो आई थी, तो कोई भी होता तो वो यही समझता कि वाकई ये जो कह रही हैं यही सच है, कि वो उनका बुरा हाल हुआ था कि जी मुझे नींद में उठी, उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, बड़ा रोई हैं वो। हालत उनकी इस तरह की थी कि जैसे वाकई नींद की गोलियां दे के सुलाया गया उन्हें। तो वो कहते हैं ना, इंसान है, जब इस तरह की हालत देखें तो धोखा खा जाता है। तो फिर आपने जब उन्होंने ये सब किया तो आपने दिल्ली तौर पर उनको माफ़ कर दिया था या आप लोगों ने? हमने कुछ भी नहीं किया था, वैसे ही यानी कि भाई ने माफ़ ही किया था। भाई ने कोई धमकी कोई कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे भाई के साथ फिर गलत हुआ। मेरे भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे, आपने देखा था, वो कमरे के साथ ही कमरा था, बच्चे इधर होते थे। उन्होंने कुंडी लगाई है बाहर से, सहरी के टाइम की बात है ये। हाँ, रोज़ा रखने के तकरीबन आधा घंटा बाद जब नमाज वगैरह पढ़ के लोग सो जाते हैं, इन्होंने कुंडी लगाई है, सारे बच्चों को ले गई हैं, मेरी भतीजी भी चली गई है। और जब यानी कि भाई आँख खुली है उनकी, उन्होंने देखा है तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, पीछे से हमें आवाज़ दी है क्योंकि अम्मी का फ्लैट साथ ही था। फिर हम लोग भागे हुए आए हैं, भाई को कमरा खोल के निकाला है तो सारी चीज़ें बिखरी हुई, जो उनका सामान था कुछ भी नहीं। और 15 पे हमने कॉल भी की है उसी टाइम, फिर भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। पहले अब मुझे बता दें वो उस बच्ची का क्या रीज़न है? एक बच्ची तो चली गई हमारी, एक खून हमारा फौत हो गया, दूसरी को वो साथ ले गई है। इतनी वो लोग हमारे साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये जी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम यही गुजारिश करेंगे यहाँ पर आला अफसरान से, अगेन SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर साहब से, कि इस फैमिली का ये कहना है कि इनको लगता है, इस फैमिली को ये लगता है कि उसकी माँ ने ही उसकी बेटी की जान ली। और जो बयान हल्फी ये बता रहे हैं अगर वो दुरुस्त है तो उसमें भी ये सामने नज़र आ रहा है जी कि वो जिक्र कर रही है एक पुड़िया का, जो दवाई के तौर पर वो देती नहीं है, उसी पुड़िया की वजह से इस बच्ची की जान गई। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो अब ये इस केस में अब उस दौरान अगर वो दूसरे बच्चों को भी वर्गला के बकौल इनकी फैमिली के, ये जो बच्चे की फुप्पो हैं या लाइबा की जो वालिद हैं या उनकी दादी हैं, उनके बकौल उनके कि वो दूसरी बेटियों को भी ले गए और एक और इनकी भतीजी थी और इनकी जो वालदा है, उनकी जो पोती लगती थी लड़की जिसकी शादी हुई थी नई, उसको भी वर्गला के ले गए हैं। तो अब ये मामला है, अगर बच्चियों की ज़िंदगियों का मामला है इसमें, तो डेफिनेटली हमारी यही गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश सही पैमाने पर होनी चाहिए, तमाम हक़ाइक़ सामने आए। लाइबा का कातिल कौन था? लड़की के जो वालिद है उसने यहाँ तक कह दिए कि अगर मेरे पे एक बात आती है तो मुझे सज़ा दें, लेकिन है कि इस तमाम हक़ाइक़ को जो है वो सामने लेकर आया जाए कि उसको कत्ल करने वाले कौन लोग हैं, क्यों कत्ल किया गया उसे। आपने फिर दोबारा, अगर आपको लगता था कि आपकी पोती को उसने कत्ल किया तो उसको दोबारा आपने रहने क्यों दिया? हमने रहने नहीं दिया था। उसकी मेरे बेटे के पास कॉल आई, रो रही है, मैं खुदकुशी कर लूँगी। फिर मेरे बेटे ने कहा कि तुम मतलब बेटी मर गई है, तुमने चेहरा नहीं देखा, तुम उसकी फौतगी पे नहीं है। उसने कहा कि जी मुझे इन लोगों ने नशा दे दिया था, मैं उठती नहीं थी, मैं ज़रा। अब आप क्या चाहती हैं सारे मामले में? मैं ये चाहती हूँ सिर्फ कि देखे हमारी वो एक पोती फौत हुई, हमारी इज्जत गई। अब ये मेरी दूसरी पोती को भी ले गई है, उसकी शादी को सिर्फ 1 मंथ हुआ था और ये उसको लेके बेटी है? जी नहीं, वो मेरे बड़े बेटे की बेटी है, जिस बेटे की डेथ हो चुकी है, जिसकी शादी हुई थी। जी जी तो जी। वो क्यों चली गई उसके साथ? वो इसलिए चली गई है कि वो किसी लड़के के साथ सेट थी, इसने करवाया, सहरा ने उसको अंदर अंदर उसको पता नहीं क्या भड़काया, क्या नहीं किया इसने। वो लड़की हमारे घर नहीं आती थी, हमारे पास नहीं आती थी, उसके साथ भाग गई। और भाग के इन लोगों ने, सबसे बड़ी ये कि उस लड़की को भी अपने घर में रखा हुआ है, मेरी पोती को, और उस लड़के को भी अपने घर में पना दी हुई है। नहीं, अभी इसमें आप इस सारे केस में आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी पोती वो ले कर गई है वो भी वापस आए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ना तो पुलिस हमारी कोई बात सुनती है, वो थाने आके बैठती हैं, ऐसे बैठती हैं जैसे उनका अपना घर। उसमें तो ये भी लोग कह सकते हैं कि
अगर आपको पता था फिर 1 महीना रहती क्यों नहीं आपके बेटे के साथ दोबारा से? मैं आपको अगर इतना ही उस पर शक था तो आप चाहती तो उसको घर ना घुसने देती नहीं, हमने नहीं घुसने दिया, लेकिन आप लोगों ने रखा तो फिर वो आपकी दूसरी बेटियों को पोतियों को लेकर चली गई जी। तो गलती तो फिर आपकी हाँ जी, गलती तो हमारी थी, मेरे बेटे की थी कि इसने उसकी बातों पर एतबार दोबारा क्यों किया, जो कि बेटी का मुंह नहीं देखा, बेटी के जनाजे पे नहीं वो आई, तो इसने क्यों उसे एतबार में लाया? ये बोले कहा जी वो खुदकशी कर लेगी, वो खुदकशी करने जा रही है, वो कह रही है मेरी गलती नहीं थी, मेरी बहनों ने मुझे नशा दे दिया था, मुझे ये दे दिया था, मुझे इस तरह कर करके उसने इसका दिल नरम कर दिया और ये लेकर, लेकिन ये घर भी सीधा नहीं लाया, ये सीधा थाने गया, बयानात करवाए हैं। सगी मां ने किया अपनी 17 साला बेटी का मुबैना तौर पर कत्ल। मैं इससे पूछूं कि कैसी तुम माँ हो जो अपनी बच्ची के जनाजे पे नहीं आई, कुलों पे नहीं आई, तुमसे बदनसीब माँ कौन हो सकती है? ये जब भाग गई है, कोई बच्ची का भी 40वां नहीं हुआ था, 21 दिन हुए थे, तो मेरे बेटे के पास इसकी कॉल आती है कि जी ये लोग मुझे नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं, इन्होंने मुझे नशे की दवाइयाँ दे दे के मेरी बेटी की फौजगी पे नहीं आने दिया, मुझे बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया, आप अगर मुझे लेने नहीं आते हो तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो गलत काम खुद भी करती थी और करवाना भी चाहती थी। वो सरेआम धमकी देते हैं हमारे भाई को कि हम मार देंगे, यहाँ तक कि भाई जब पेशी पर भी जाते थे तरीक पर तो